गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिमेनिंग टू टॉपिक्स दैट आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए कि उसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पूरा उसका आपको बेसिक नॉलेज आपको पहले वीडियो से मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाइए पहले उसको देख लीजिए और जिन्होंने उसको देख लिया है वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स की भी ज़रूरत है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, आप जाइए उसको ज्वाइन करिए, आपको हर चैप्टर से रिलेटेड नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन मेन आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या पता चलता है कि फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है। उसी के कंटिन्यूएशन में एक और अकाउंट बनता है जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे मेन मोटिव क्या है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एसरटेनमेंट। ठीक, मेन मोटिव क्या है कि हमको या तो नेट प्रॉफिट पता चले या नेट लॉस पता चले। तो देखिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया कि ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, दिस ऑल जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या कह सकते हैं कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो सब कहाँ आते हैं? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या आपका दूसरा कोई मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गया, तो जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से उसका आपका संबंध कह सकते हैं या उसका रिलेशन डायरेक्ट प्रोडक्शन से नहीं होता है, वो सब आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने पहले से ही आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बना के दे दिया है, बट इसमें जो आइटम्स मैंने डेबिट या क्रेडिट किए हैं ये मेन आइटम्स है, और भी बहुत सारे आइटम्स आपके इसमें आते हैं। बट अब बात ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि कहां पे हमको डेबिट करना है, कौन सा आइटम डेबिट हो रहा है, कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है जो आपको बेसिक 3 रूल्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बताए गए हैं। ठीक, आपको पता है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट का है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, वही यहां पे अप्लाई होता है। मतलब जितना भी हम लोग का डेबिट करेंगे, जो भी आइटम्स हम लोग डेबिट करेंगे वो क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉस होंगे। क्या होंगे? एक्सपेंसेस या लॉस। आइए देखते हैं कुछ जो हमने इसमें यहां पे डेबिट किया है। तो क्या बोला मैंने? नॉमिनल अकाउंट बस दिमाग में रखिए, एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे। दिस ग्रॉस लॉस नाम से ही है। ये कहां से आया आपका? ये आया आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यूएशन में बनता है। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यूएशन में बनता है। जहां पे मैंने ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहां पे क्या लिखा आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, आपका जो भी होगा। ठीक, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसका वैल्यू आप टोटल करके लिखेंगे, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां से अगर मान लीजिए प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में तो इधर आएगा डेबिट साइड पे, वो ट्रांसफर होगा आपका इस साइड। तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आ गया। ये ब्रॉट डाउन मतलब क्या है कि द प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन द सेम वे, इन केस आपका लॉस होता है तो वो आएगा आपका
क्रेडिट साइड ऑफ पीएल में, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? सिंस इट इज अ लॉस and the nominal account rule states debit all expenses and losses, therefore it will be debited on the profit side, on the debit side of profit and loss account. Okay, अब उसको देख लेते हैं सैलरीज। अब सैलरीज आप किसी को पे कर रहे हो, क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, तो वो किधर आएगा, डेबिट में। सेल्स कमीशन, मान लो आपको कहीं से किसी ने सेल्स करने में, आपका सेल्स बढ़ाने में आपको मदद किया, तो आपने बोला ठीक है आप मुझे इतना का मतलब 10 लाख का सेल करा दो, तो इसके 10% आपका हो गया। तो मतलब 10 लाख का अगर सेल होगा तो 10% 1 लाख किसका होगा, उस कमीशन एजेंट का होगा। तो वो आपके लिए अगर फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको देना पड़ रहा है ना, तो आपके लिए वो एक्सपेंस हुआ, इसीलिए वो यहां हो गया। फिर पोस्टेज एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ये सब आपका बेसिक एक्सपेंसेस हैं। ठीक, तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो जो आपका खर्चे हैं, जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल में अगर वो डेबिट हो रहा है तो यहां पर भी वो डेबिट ही होगा। फिर आ जाता है बैड डेट्स। देखिए ये बैड डेट्स है ना, ये बैड डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस पूरे चैप्टर में। ये बैड डेट्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग आगे चलेंगे एडजस्टमेंट्स में आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो वो है बैड डेट्स। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैड डेट्स। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि बैड डेट्स होता क्या है। मान लीजिए कि आपने किसी को क्रेडिट सेल किया, ठीक, तो अब वो क्या हो गया, आपके लिए डेटर हो गया। क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर हो जाएगा, मतलब उससे आपको पैसा मिलना है। अब पता चला ईयर एंडिंग पे कि आपको 1 लाख रुपए मिलना था और 60,000 रुपए मिला, तो मतलब 40,000 आपको नहीं मिला, तो वो क्या है, ना मिलना मतलब लॉस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लॉस भी तो आता है, तो इसीलिए यहां पे डेबिट कर लेंगे। बट मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इस पे आप स्टार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स मतलब क्या हो गया, अब देखिए, अब ये लॉस ऑफ गुड्स आपका बहुत तरीके से हो सकता है। आप चाहिए देखिए तो इसका सिंपल आपका एक एग्जांपल है कि आप जा रहे हो, आपका कहीं गुड्स पहुंचा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, उसमें से आपका कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। या आपका आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, कहीं पे आपके फैक्ट्री में आग लग गया, कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस क्लेम के बाद भी कुछ आपका लॉस जा रहा है, तो वो लॉस यहाँ पे आएगा। मतलब गुड्स अगर आपका किसी भी तरह डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें जितना आपको रिकवरी के बाद जो लॉसेस हैं, मान लीजिए 1 लाख का आपका लॉस हुआ, ठीक, गुड्स जल गया 1 लाख का एक्सीडेंट में या फायर में, लॉस बाय फायर में आपका 1 लाख का गुड्स जल गया, बट इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 60,000 ही आपको वापस किया, तो 40,000 का तो आपका लॉस गया ना, गुड्स का लॉस हुआ ना, तो आपके लिए लॉस क्या है, डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस, तो इसीलिए वो आ रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब लॉस आ गया ना कि आप फिक्स्ड एसेट बेचे, 10,000 की चीज 8,000 में बेच दिए, 2,000 का लॉस हुआ, तो वो आपका इधर आ जाएगा। ये तो बात हुआ आपका डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड में लिख ही दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि नॉमिनल अकाउंट के रूल को अगर आप दिमाग में रखते हो तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सब, या आपका लॉस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे रहते हैं जो आपका फॉर्मेट बुक में सबके दिया होगा, लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, अलग अलग हेड्स के साथ है, बट अलग अलग हेड्स के साथ याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप देख लो उसका नेचर क्या है, इनडायरेक्ट नेचर को आप समझ लो, 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका डायरेक्ट नेचर का होता है, कौन सा इनडायरेक्ट नेचर का होता है। एक बार उसको नेचर समझ में आ गया ना, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, उसके बाद बस आप नॉमिनल अकाउंट को दिमाग में रखते हुए, अगर आपका लॉसेस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, आपका अगर उसमें आपका इनकम हो रहा है या कोई गेन हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट कर दो। ये बहुत सिंपल सी बात है।
देख लेते हैं एक बार, क्रेडिट डेबिट साइड वाला देख लिया, अब क्रेडिट साइड वाला भी देख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में वही है, रेंट क्रेडिट मतलब रेंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, मिसलिनियस मतलब दूसरे भी किसी भी तरह का आपका इनकम हो गया, मिसलिनियसली आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं आपको पैसा मिल गया, वो भी आपका इनकम है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज एन इनकम, देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड। डिस्काउंट आपको मिल गया, आपका पैसे जाने से बचा कि नहीं। अब डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड दो चीज है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड मैंने लिखना भूल गया। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है। कैसे एक्सपेंस है, 1000 की चीज थी, ठीक, आपको 1000 मिलना चाहिए था, बट आपने किसी और को उसको 200 में दे दिया, तो 800 में दे दिया, तो आपका क्या हुआ, 200 आपने अलाउ किया ना कि चलो 200 तुमसे मैं नहीं लूंगा, तो आपने एक तरह का डिस्काउंट दिया, बट वो 200 आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस ही तो हुआ, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, वो डेबिट हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं कि आप कहीं गए परचेज करने, 1000 उसका एमआरपी है, आपको 800 में मिल गया, तो आपका 200 बचा ना देने से, तो वो आपको डिस्काउंट मिला, तो एक तरह का वो इनडायरेक्ट इनकम ही तो हुआ। तो अगर इनडायरेक्ट इनकम हुआ तो वो आपका क्रेडिट हो गया। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट मतलब रिसीव्ड। प्रॉफिट लॉस अगर हो रहा है एसेट को बेचने पे तो इधर जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो इधर जाएगा। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपको याद है कि बैड डेट्स रिकवर्ड बस याद रखिए, ये मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेगा खाली बैड डेट्स आपको उसका हर एक चीज समझाने में, प्रोविजन से रिलेटेड। फिर ये आपका इतना पोस्टिंग हो गया, अब टोटल करके देख लीजिए, जिधर बैलेंस कम मरता है इधर आया तो ये प्रॉफिट हो गया, इधर आया तो ये लॉस हो गया। सिंपल, सबसे इजी है ये, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बुक में अलग अलग हेड्स में दिया हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ अलग अलग हेड्स में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, खाली देख लो कौन सा डायरेक्ट नेचर का है, कौन सा इनडायरेक्ट नेचर का है, फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दो तो आपका इजिली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा एक प्रॉपर आराम से। और देखिए इस चैप्टर में आप क्वेश्चंस करेंगे ना, 99% आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा पहली बार में। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, मैं रोज बच्चों से डील करता हूं, मुझे पता है, कभी भी आपका 99% नहीं आएगा आपका, बट उसमें घबराना नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। बस क्वेश्चन करते समय अगर क्लैरिटी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर हमेशा आएगा। ठीक, अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, अब आते हैं किस पे, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट का क्या पर्पस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो पर्पस है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अब बैलेंस शीट का क्या पर्पस है, यहाँ पे तो ना प्रॉफिट निकल रहा है ना लॉस निकल रहा है, कुछ है ही नहीं। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अब देखिए बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं दो साइड है, वन इज द एसेट साइड, वन इज द लायबिलिटी साइड। ठीक, अब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है कि ईयर एंडिंग में आपके एसेट्स की वैल्यू कितनी है, आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, आपका कैपिटल कितना है, कितने के क्रेडिटर्स हैं, कितने के आपके पास बिल्स रिसीवेबल हैं, कितने के पेबल, मतलब बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी ईयर एंडिंग में जितना भी उसके पास एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उन सब का जो एक हिसाब रखता है वो कौन रखता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए, अब देखिए बैलेंस शीट में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जैसे मैंने लिखा है ये फॉर्मेट ना, जैसे ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है, ऐसे ही करेंगे। ये आपको बिना हेडिंग के लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक, बट आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप करंट एसेट को भी नीचे लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट को भी ऊपर लिख सकते हैं, बट कौन से एसेट्स फिक्स्ड एसेट हैं उसको अलग से डिफाइन करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, या कौन से एसेट करंट एसेट हैं उसको अलग से डिफाइन करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए देखते हैं, पहले लायबिलिटी साइड की बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो लायबिलिटी साइड में दो आपने देखा, तीन हेडिंग है मेन, करंट लायबिलिटी, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, जिसका नेचर लेस देन 1 ईयर का होता है। ठीक, ऐसे लायबिलिटी जो जनरली आपके 1 ईयर के लेस में आपको पे ऑफ कर देने होते हैं उसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज। अब उसमें क्या आ गया, क्रेडिटर्स आ गया,
ठीक, फिर क्या आ गया, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर इसको मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि आपको किसी को कोई अमाउंट पे करना है, मान लीजिए आपको किसी को सैलरी पे करना है, ठीक, तो सैलरी तो आपके लिए एक्सपेंस है अगर आप किसी को पे कर रहे हैं, बट अभी तक आपने पे नहीं किया, आपको फ्यूचर में उसको ड्यू हो गया है उसका, कि महीना खत्म हुआ भैया मेरा सैलरी ड्यू हो गया, बट कंपनी ने मुझे सैलरी नहीं दिया, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसको देना है ना, एक तरह का लायबिलिटी है, और वो भी उसको जल्दी देना है, इसीलिए वो करंट लायबिलिटी हुआ, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इधर आ गया। फिर बिल्स पेबल, आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ चुके हो, बिल्स पेबल लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम, अब ये अनअर्न्ड इनकम क्या है, इस पे एस्ट्रिक, क्यों, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट। अनअर्न्ड इनकम क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, मान लीजिए आपको, जैसे इसमें हम लोग ऐसे समझते हैं इसको कि अनअर्न्ड इनकम जो होता है ये होता है मोबाइल का प्रीपेड सर्विस जो अभी चल रहा है, आपने रिचार्ज करा लिया कंपनी से, ठीक, तो पहले आपने पैसा दे दिया, मैं कंपनी हूँ, मैंने पहले पैसा ले लिया कि ठीक है 249 का मैं रिचार्ज का पहले पैसा ले दे रहा हूँ, मगर इसका सर्विसेज तो मैं एक महीना तक दूंगा ना, मतलब पहले मैंने पैसा ले लिया, सर्विसेज बाद में दूंगा, तो वो सर्विसेज देना अभी तो मैंने दिया नहीं ना, वो पैसा मुझे मिलना नहीं चाहिए था, बट मैंने इन एडवांस ले लिया और सर्विसेज में बाद में दूंगा, तो वो हो गया आपका अर्नड इनकम। एंड इनकम जिसके लिए आपने सर्विसेज अभी दिया नहीं है, बट एक तरह से वो आपका लायबिलिटी हुआ, क्यों, क्योंकि अभी भी आपने एक पैसा ले लिया तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सर्विस प्रोवाइड करो। इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एन इनकम, और सॉरी, इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एज earned income and hence it is a liability, it is shown on the liability side of the balance sheet। उसके बाद क्या आ गया, कैपिटल। ये कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी कैपिटल है इसमें जो आपका यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आया है ना, ये वाला नेट प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, क्यों, ये तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में आप इसको प्लस कर दो, लॉस होता है तो माइनस कर दो, उसमें से फिर क्या माइनस होगा, ड्राइंग्स क्यों माइनस होगा, कि ड्राइंग्स तो जो भी आपका पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है ना, तो उसका कैपिटल उतने से घट जाएगा, समझ लो। जैसे मान लो 1 लाख मैंने कैपिटल लगाया, ठीक, फिर मैंने कंपनी के एसेट्स में से या कंपनी के डे टू डे वर्किंग में से 20,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, तो देखा जाए तो मैंने पहले 1 लाख लगा दिया, पर 20 लाख ले भी तो लिया पर्सनल यूज के लिए, वो कंपनी के तो काम नहीं आया, तो अभी मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000 ही तो है, इसीलिए इसको माइनस करा जा रहा है। फिर अगर आपने कोई लोन लिया है, या मतलब कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, ठीक, तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट में देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। डेटर्स पता ही क्या होता है, जिससे हमको पैसा मिलना है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मतलब देखिए ये दोनों आपके क्वेश्चन में दिया होगा, एक भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, दोनों दिया रहेगा, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने स्लैश करके लिख दिया। कैश एट बैंक भी लिखोगे, फिर कैश इन हैंड भी लिखोगे, ठीक। कैश एट बैंक मतलब आपका बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड मतलब आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये हो गया आपका करंट एसेट। ये प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बस अभी फॉर्मेट समझा रहा हूं। फिक्स एसेट में क्या आ गया, गुडविल, पहले ही बता दिया फिक्टिशियस एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये सब आ गया, ये फॉर्मेट आपने पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट सही है, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट सही है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, हर एक एंट्री पूरे क्वेश्चन में आपकी सही है, तो दिस बैलेंस विल बी इक्वल टू दिस बैलेंस। और यही जो भी अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, सबसे खुशी की बात वही होती है जब आपका बैलेंस शीट मैच कर जाता है। वो तभी मैच करेगा कि अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, क्वेश्चन में कहीं भी एक भी गलती नहीं है, तभी आपका ये मैच करेगा। अगर आपका ये मैच कर देता है, एग्जाम में समझ लेना, अगर ये मैच हो गया तो 99% आपका क्वेश्चन सही रहेगा। 99% क्यों? क्योंकि कल ही एक मैंने ऐसा केस देखा है जिसमें बैलेंस शीट का टोटल आ गया था
दोनों सही हो गया था, बट क्या हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का एक आइटम और क्रेडिट साइड का एक आइटम मिस हो गया था एंट्री, और दोनों सेम अमाउंट के थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत आ गया। बैलेंस शीट सेम क्यों आ गया, क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट के थे, तो असर पड़ा नहीं इस पे। बट 99% आपका अगर ये सही आ जाता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 3 मेन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स के बारे में। बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, आराम से पढ़ेंगे इसको, एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे तब आपके क्वेश्चंस लगने स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।